और आज हम संधि के प्रकरण में तीसरी संधि में आते हैं और हमारी आज की संधि है वर्दी संधि। इससे पहले हम दो संधियों का अध्ययन कर चुके हैं, याद होगा आपको। नंबर 1 पर हमने देखी थी दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 पर देखी थी हमने गुण संधि, गुण स्वर संधि। और नंबर 3 आज हम देखेंगे वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि। पूरा नाम इस प्रकार से है, जैसा कि आपको बताया गया था इसके कुल 5 भेद हैं और आप इनको इसी क्रम में याद रखेंगे। नंबर 1 पर दीर्घ, नंबर 2 पर गुण और आज 3 नंबर पर आती है स्वर। उसका कारण यह है कि इसमें हमने क्या देखा था, ए और आ का पूरा योग देखा था। समान स्वर मिलेंगे और दीर्घ बना देंगे, इसलिए दीर्घ स्वर संधि। गुण संधि में हमने देखा था कि ए और आ कर्मश से मिलेंगे ई और ऊ से, और उस प्रकार से ए और ओ का निर्माण कर देंगे। आज हम देखेंगे वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि के अंदर हम देखेंगे कि ए और आ तो रहेंगे ही रहेंगे, इनके साथ अब इनसे आगे की कड़ी यानी कि ए और ओ का मेल होगा। इसलिए ये क्रम आवश्यक है कि इसी क्रम में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी याद करने में, और आप इनको एक सूत्र बना करके याद कर सकते हैं। इसलिए आज हम देखेंगे वृद्धि संधि। पिछली 2 कक्षाएं यदि आपने नहीं देखी हैं तो पहले इनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी कड़ी इन दोनों से जुड़ी हुई है। और संधि का पूरा प्रकरण ही ऐसा है कि इसमें एक संधि का भेद दूसरी भेद से पूरी तरह से आश्रित है या उस पर टिका हुआ है, ये आपके समझने के लिए आवश्यक है। और आज हम केवल वृद्धि संधि की ही बात करेंगे। और देखिए वृद्धि संधि में क्या होता है, जैसे इसका नाम ही वृद्धि है, हमारे पास 2 शब्द आए थे, एक तो आया था दीर्घ और अब हम ले रहे हैं वृद्धि। सामान्यतः हम दोनों को एक ही मानते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। दीर्घ का मतलब है हमेशा बड़ा हो जाना, गुरु और दीर्घ में। और वृद्धि में क्या होता है कि इस प्रकार से ए और औ को दीर्घ रूप ही प्रकट होंगे। तो इन दोनों को भेद अलग अलग माने। कहीं वृद्धि का उदाहरण आ जाए और आप कह दें ये दीर्घ हो रहा है तो दीर्घ का उदाहरण हो गया है, वो नहीं होगा। और देखिए किस प्रकार से, ये लीजिए, बस केवल 2 ही सूत्र हैं इसमें, 1 और 2। ध्यान से देखिए ए आ, ऐसा ही गुण संधि में हुआ था कि ए और आ पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा, और इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ का होगा और उसके साथ में योग या तो ए से होगा या ओ से होगा। और ए के और ओ के दोनों ही दीर्घ रूप भी हैं और ह्रस्व भी हैं। और देखिए अगर ए से होता है दोनों रूपों में तो आई बन जाएगा, और अगर ओ से होता है तो औ बन जाएगा। बस ये 2 बातें इस वृद्धि संधि के संदर्भ में आपको याद रखनी है। केवल 2 ही बातें हैं, और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत सरल है। इसके उदाहरण भी कम ही मिलते हैं, परीक्षा में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर इसका उदाहरण आ जाए तो हम इसको सही करेंगे। इन दोनों बातों को याद रख करके हम अनेक उदाहरणों से इसको और अधिक समझते हैं। और देखिए पहला उदाहरण है एक एक। अब आपसे या तो ये पूछा जाएगा कि एक एक का संधि विच्छेद क्या होगा, या आपसे ये कहा जाएगा कि एक एक में कौन सी संधि है। तो दोनों ही बातें, दोनों स्थितियां कैसे स्पष्ट होने वाली है। देखिए शब्द है एक एक, और तरीका हमारा वही रहेगा जो और संधि के संदर्भ में देखे थे कि इनका टुकड़े करने हैं, कहाँ से टुकड़े हो सकता है और कहाँ से नहीं हो सकता। और देखिए एक और एक, दोनों ही शब्द जो हैं पहला और दूसरा समान है, और समान होने के बाद संधि होने के बाद जो शब्द बना है वो अलग है। और कैसे अलग है, एक धन एक, इसका विग्रह हो जाएगा। हम देखेंगे पहले शब्द का आखिरी वर्ण हमारे सामने ए है और दूसरे का ए है, और बना क्या है आई, इस प्रकार से। और यही देख लीजिए आप,
इसकी मात्रा ही जो लगनी है और वही लग गई है, यानी इधर ए आ अवश्य होगा वृद्धि संधि में, और आगे जो भी होगा उसके अनुसार ही वह वर्ण बनने वाला है। अगर यहाँ आई भी होता तो भी आई बनता, और ए है तो भी आई। अगर ओ आ जाता तो फिर औ हो जाता, औ आ जाता तो भी औ हो जाता। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाए कि एक एक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो एक धन एक होगा। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि इसका संधि विच्छेद इसी प्रकार से हो रहा है, तो आप ये नीचे वाला सूत्र खुद निकाल लें। इस प्रकार से इसी को देखकर निकालें। इसका अंतिम वर्ण ए है और इसका प्रारंभ का वर्ण ए है, और इन दोनों के योग से क्या बना है ये आपको जो परीक्षा प्रश्न पत्र में लिखा हुआ आएगा उससे देख लेना है। तो आई बना है। अब आपको फिर याद करना है कि ऐसा कौन सी संधि में हो रहा है, तो वो संधि आएगी वृद्धि। अब अगर आपसे पूछे कि संधि का नाम बताओ तो आप कहेंगे वृद्धि स्वर संधि। पूरा नाम है वृद्धि स्वर संधि। और आपसे पूछें कि इसका विग्रह कीजिए या विच्छेद कीजिए तो आप एक धन एक से कर देंगे। अन्य उदाहरण देखिए, ये इसी प्रकार एक धन एक और ए का ए से वार आई बन गया है। ऐसे ही शब्द आ गया आपके पास सदैव। सदैव तो आपको क्या करना है, सदा और एव। इन दो शब्दों से मिलकर के क्या बन गया शब्द हमारे पास, सदैव। ये तो आपको इतना तो याद होना ही चाहिए कि सद नहीं आएगा, क्योंकि ए और ए से भी अगर वृद्धि संधि हो जाती है, लेकिन सार्थक शब्द हमारे पास है सदा। सदा और एव। अब देखिए इसमें अंत में क्या है, आ, और इसमें क्या है, ए। बना क्या है, आई। और आई की कहने की आवश्यकता नहीं है, इसकी मात्राएं दो होती है इस प्रकार से। तो यही बना है सदैव। इसका संबंध इनसे निकल जाता है। आप चाहें कि ये सही किया है या नहीं किया है विग्रह, तो आप इसको सूत्र में रख करके इस प्रकार अपना जांच भी इसकी कर सकते हो। तो सदैव का संधि विच्छेद हो जाएगा सदा धन एव। योग किसका हुआ, आ का योग ए से हुआ, आई बना है। और देखो ऐसे ही उदाहरण हमारे पास है महेश्वरीय। महेश्वरीय, और इसकी सबसे अच्छी पहचान तो यही है कि आपको लगे कि ए आई और औ की मात्रा लगी हुई है किसी शब्द में, तो आप कह दें वृद्धि संधि है ए और औ की। तो उसका महेश्वरीय तो निश्चित रूप से क्या होगा, महाधन ऐश्वर्य। अब ये सब शुद्धि में हम पढ़ चुके हैं कि ऐश्वर्य ऐसे ही लिखा जाएगा, तो ऐश्वर्य इसी प्रकार से आएगा। और महाधन ऐश्वर्य, अब किसका योग हुआ है, अब यहां पर आ का आई से योग हुआ है, और बना भी क्या है, आई बना है। ये वृद्धि संधि कहती है, और यही यहां पर हुआ है। ऐसे ये परमोषधि, ये बहुत बार पूछा गया है। परमोषधि, पहली बात तो शुद्ध ऐसे ही लिखेंगे, ये आप याद रखें। परमोषधि तो किससे बना है, परम, और धन औषधि से बना है। अब औषधि में ई की मात्रा छोटी ही आएगी, क्योंकि संधि ये कहती है कि जहां पर योग हो रहा है केवल विकार उन्हीं में होगा, अन्य वर्णों में कोई विकार नहीं होगा, न तो पै में होगा न रे में। देख लीजिए ऐसी प्रकार से, न आगे वाले स और धी में होगा, ये इसी प्रकार से है। विकार कहाँ हुआ, इसके अंतिम वर्ण में और इसके प्रारंभ में, और इन दोनों को मिला करके अब क्या बन गया, मऊ। इस प्रकार से तो पूरा शब्द बन गया परमोषधि। इस प्रकार से दोनों को मिला करके, अगर आपको ये जानना है कि क्या सही है क्या वृद्धि संधि, तो देख लीजिए ए है इधर और इधर औ है, और इन दोनों के योग से हमें पता था औ ही बनेगा, और औ की मात्रा इस प्रकार से होती है। तो यही यहां पर आया है परमोषधि। परीक्षा में पूछा जाएगा परमोषधि का संधि विग्रह करके संधि का नाम बताइए, तो आप करेंगे परम धन औषधि, और इसमें हो जाएगी वृद्धि संधि। एक अन्य उदाहरण है महोज। ये सारे वो उदाहरण हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। अब देखिए महोज तो क्या हो जाएगा, महा धन ओज। अब आपको पता है ओज ऐसे ही लिखेंगे, ओज प्रसाद माधुरी आदि।
तो ओज गुण इसी प्रकार से हम इस प्रकार से लिखेंगे, इसके औज नहीं करेंगे। ये आपको सब शुद्धि का ज्ञान होना चाहिए। यहां योग हो रहा है आ का ओ से, और बन क्या रहा है औ, और औ की मात्रा देख लीजिए यहां लगी है। कुछ नहीं है, बस सीधा और सरल है। आपको लगे कि यहां ओ या औ आया है तो औ बनेगा, यहां ए या आई आया है तो आई बनेगा, इसीलिए इसका नाम है वृद्धि संधि। तो महोज का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन ओज। ऐसे ये हितेशी। अब कई बार शब्द शुद्धि में भी ये शब्द दे देते हैं और कहते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, और देखो ऐसे दो लिख दिए, ये दो शब्द हैं, और फिर हमें ये भ्रम में पड़ जाते हैं कि कौन से को शुद्ध माने, नीचे वाले को माने, ऊपर वाले को माने। तो देखो अगर वृद्धि संधि का उदाहरण ये आ रहा है तो निश्चित रूप से शुद्ध कौन सा होगा, यही होगा। इसको आप किसी भी संधि में नहीं ले जा सकते, ये शुद्ध होता ही नहीं है। इसलिए सब शुद्धि का ज्ञान भी संधि के साथ चल रहा है। अब देखो हितेशी, हितेशी तो हित से बना है, सीधी सी बात है, और एसी जो आपका हित चाहने वाला है, हित धन एसी, और एसी ऐसे ही लिखेंगे, ए और सी षटकोण वाला ही आएगा, ए और सी इस प्रकार से। कहीं इसको आप आई नहीं कर दें, एसी आएगा। तो इसमें किसका योग हुआ है, ए का योग ए से हुआ है, और बना क्या है, आई बना है, और आई की मात्रा क्या है, इस प्रकार की है, और यही बना हितेशी। इसका मतलब है कि हितेशी में दो मात्राएं ही आएगी, तभी ये वृद्धि का है, तभी ये शब्द भी शुद्ध होगा। तो हितेशी इस प्रकार से लिखेंगे, और इसका विग्रह करेंगे तो हित धन एशी हो जाएगा। और पूछे संधि का नाम, तो देख लीजिए ए का मेल ए से होने पर आई बन रहा है, तो ये वृद्धि संधि हो जाएगी। यहां अशुद्ध है पुत्रेशा, और यहां ऐसे कर दीजिए पुत्रेष्णा, पुत्रेष्णा इस प्रकार से। अब पहली बात तो आप इसको देखते ही पहचान लेंगे कि वृद्धि संधि का उदाहरण हो सकता है। अभी ये नहीं कहें कि है ही, अभी जांच करेंगे तब पता चलेगा, लेकिन इन मात्राओं को देख करके, आई की या औ की मात्रा देख करके आप वृद्धि का नाम सुझा सकते हैं और सोच सकते हैं। अब देखिए इसका विग्रह क्या होगा, तो पुत्र से बना है, पुत्र धन एषणा। अब यहां पर ओ नहीं करोगे क्योंकि आई की मात्रा है तो ए ही बनेगा। अब यहां पर देखें तो ए का योग ए से हुआ है, और बना क्या है, आई बना है, इस प्रकार से। तो शब्द बन गया पुत्रेषणा। अब अगर आप ये यहां तक ही सोच रहे हो कि इसमें ए कहां दिखाई दे रहा है हमें, तो इसका पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, और दोबारा से और देख लीजिए। पुत्र शब्द का वर्ण विश्लेषण करेंगे तो हम करेंगे पै हलंत और उ, और फिर तय हलंत, और फिर रै हलंत, और पूरा ए। क्यों? क्योंकि रै पूरा है, इसलिए ए का स्वर आएगा। प्रत्येक व्यंजन में स्वर होता है। अब देखिए पुत्र का विश्लेषण इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपसे यही कहा गया कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो देखो ये तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और यही पांचवा अंतिम है। तो अंतिम ध्वनि कौन सी है, ए की है, इसलिए हमने इसको कहा कि इसकी अंतिम है ए। और फिर किसका योग हुआ है, ए का। इनमें कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये प्रारंभी ए से हैं तो ए ही होता है। और बना क्या है, आई। और कैसे बना है आई, देखिए इसकी दो मात्राएं, ये यहां देखेंगे आपको जो उदाहरण दिया गया है, इसकी ये मात्रा यहां लगी हुई है, इसका मतलब आई का निर्माण हो रहा है। तो पुत्र धन एषणा, पुत्रेषणा। ऐसे ही एक उदाहरण है लोकेशना, इसी प्रकार का है, लोकेशना। लोकेशना अगर शब्द लिखना है तो इसी प्रकार से लिखेंगे हम, कह के दो मात्राएं लगेगी, आई की मात्रा लगेगी, लोकेशना इस प्रकार से बन जाएगा। विग्रह पूछे तो लोक, यहां से टुकड़े करने हैं आपको, लोक अलग निकालना है, और फिर आगे वाला शब्द क्या, एषणा हो ही जाएगा। और आपको पता है एषणा ऐसे लिखते हैं, तो लोक धन एषणा। तो ए का योग हुआ है ए से, और बना क्या है, आई, इस प्रकार से। और इसकी मात्रा क्या है, ये।
बस सीधा और सरल एकदम। ये महत्वपूर्ण कुछ उदाहरण हैं और कुछ क्या है तो सारे ही आ गए हैं। इन संधि से जो भी उदाहरण बनते हैं ना वो लगभग इतने ही हैं जो आ गए हैं। सुबेशी, सुबेशी को ऐसे लिखते हैं सुबेशी। अब दो मात्रा लग गई तो ये पहली बात तो वर्धी संधि का उदाहरण है। और इसको फिर भी जांच रहे हैं तो देखिए कैसे करेंगे। यहां से टुकड़े करेंगे सुब और फिर एशी, इस प्रकार से। ए का योग हुआ है ए से और बना क्या है आई, और इसकी मात्रा क्या है इस प्रकार से। तो सुबेशी का संधि विच्छेद हो जाएगा शुभ धन एशी, शुभ धन एशी। अब है तथेव, और यह महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा भी गया है। तथेव, पहली बात तो तथेव शुद्ध ऐसे होगा। दूसरी बात इसका विग्रह होगा तथा और एवं। इन दो शब्दों से मिलकर बना है तथेव। इसका मतलब है तथेव का अर्थ हो गया तथा एवं। इन दोनों को मिला करके हम कहेंगे तथेव। और ये बात आप समझ ही गए, यहाँ तो आ है और यहाँ ए है और बना क्या है आई बना है। तो तथेव का संधि विच्छेद हो जाएगा तथा धन एवं। और उदाहरण देखिए, वसुदेव, और शुद्ध लिखेंगे इस प्रकार से। और क्यों लिखेंगे, क्योंकि वर्धी संधि है और वर्धी संधि में इसी प्रकार से आई की मात्रा ही लगेगी। वसुदेव, और देखो किस प्रकार से होगा वसुधा, वसुधा। जहां ये मात्रा है वहां से टुकड़े होंगे वसुधा और फिर एवं। ये कहने की आवश्यकता नहीं है ए आएगा ओ आएगा, क्योंकि आई की मात्रा है तो ए ही आएगा। और एवं ऐसे ही लिखेंगे, आई एवं नहीं लिखेंगे, इसलिए आ का योग हुआ है ए से और बना क्या है आई, इस प्रकार से। तो वसुदेव को हम इस प्रकार शुद्ध लिखेंगे और उसका संधि विच्छेद हो जाएगा वसुधा धन एवं। ऐसा ही एक उदाहरण है प्रौद्योगिकी, और शब्द शुद्धि में भी ये शब्द कई बार पूछा गया है। प्रौद्योगिकी, पहली बात तो शुद्ध ऐसे होगा और दो लगेगी। इसका मतलब है यही वर्धी संधि है तो टुकड़े भी यहीं से होंगे और यहीं से होंगे तो क्या बनेगा प्रय, और फिर आगे क्या बन जाएगा प्रय औद्योगिकी। अब औद्योगिकी इस प्रकार से लिखेंगे। आगे वाले में कोई परिवर्तन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, देख लीजिए इसी प्रकार से। अब इतना पता हो कि औद्योगिकी होता है, औद्योगिकी नहीं होता है, तो औद्योगिकी हमने लिखा है। किसका योग हुआ है यहाँ पर ए, और यहाँ पर औ आया आगे, और बनेगा भी क्या वर्धी संधि कहती है औ ही बनेगा, उसकी इस प्रकार से मात्राएं होती है। तो प्रौद्योगिकी का संधि विच्छेद होगा प्रय धन औद्योगिकी, इस प्रकार से। और इसमें संधि पूछें तो फिर वर्धी संधि है। एक अन्य उदाहरण देखिए, जलोग, ये घ है, ध नहीं है, जलोग। अब क्या बन जाएगा जल धन ओग। एक बार इस शब्द को देखा हमेशा याद हो गया, ओग ऐसे लिखेंगे। ए का योग हुआ है ओ से और बनेगा क्या औ बनेगा, यानी इन्हीं का दीर्घ रूप बनेगा। अगर ए आ रहा था तो आई बन जाएगा इस प्रकार से, और ओ आ रहा है या औ आ रहा है तो वो औ ही बनेगा। ये बस सिंपल सी एक छोटी सी साधारण सी बात इस वर्धी संधि के संदर्भ में है, जो बहुत आसान है। कोई सा भी उदाहरण आपके सामने रखा जाएगा, आप उसे पहचान भी लेंगे और उसको हल भी कर लेंगे। देखिए विचारैक्य, विचारैक्य इस प्रकार से लिखेंगे विचारैक्य। अब टुकड़े कहाँ होंगे, यहाँ होंगे टुकड़े। जहां पर आपको दो मात्राएं दिख रही है ना वहीं से टुकड़े होंगे, तो क्या बन जाएगा शब्द एक विचार। ये हमने विचार करके देखा। और फिर आगे हम देखेंगे एक के बना है, एक के, विचार धन एक के से क्या बन गया विचारैक्य। ए का मेल ऐसे हुआ है और आई बन गया है। ऐसे ये बिंबोष्ठ, बिंबोष्ठ इस प्रकार से लिखते हैं। दोनों प्रकार हैं, बिंबोष्ठ कई जगह ऐसे भी लिखा हुआ आता है बिंबोष्ठ,
तो भी ये तो है ही है वर्दी संधि का उदाहरण, ये भी है, लेकिन अब इसको कहेंगे अपवाद। और क्यों कहेंगे? क्योंकि सारे नियम उसमें आ रहे हैं, केवल मात्रा ही एक लघु हो रही है दीर्घ की जगह, इसलिए बिंबोष्ट में है। और किससे बना? देखो बिंब, बिंब धन ओष्ठ। हमें पता है ओष्ठ ऐसे ही लिखते हैं, औष्ठ नहीं होता, ओष्ठ ही होता है। अब इन दोनों का योग होगा तो बनेगा क्या? बिंबोष्ठ। नियम से तो इस प्रकार से बनेगा बिंबोष्ठ औ। लेकिन फिर हम क्या शुद्ध शब्दों की बात करें तो बिंबोष्ठ ऐसे भी होता है, और इस प्रकार से होने के कारण इसको अपवाद में लेंगे। लेकिन संधि पूछे तो निश्चित रूप से वर्दी संधि है। क्यों? क्योंकि नियम वर्दी संधि का ही काम कर रहा है। यहां क्या है? ए, और यहां क्या है? ओ, ओ, इसलिए ये वर्दी संधि है। ये अलग बात है कि औ बनना चाहिए था और बन क्या रहा है? ओ, तो अपवाद में चला जाएगा। ऐसे और भी उदाहरण देखेंगे अपवाद के। कई बार परीक्षाओं में अधिक जटिल स्तर करने के लिए वो भी दे देते हैं। मंत्रोस्ती और देख लो एक बार, मंत्रोस्ती इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसमें दीर्घ आपकी वर्दी संधि है, कैसे? मंत्र और धन औषधि। औषधि के बारे में आपको बता दिया, इस प्रकार से लिखना है औषधि। अब देखो इधर तो अ है, इधर औ है, और बनेगा क्या? औ ही बनेगा इस प्रकार से। तो मंत्रोस्ती इस प्रकार से, मंत्रोस्ती का संधि विच्छेद हो जाएगा मंत्र धन औषधि इस प्रकार से। अब कुछ अपवाद भी देख लेते हैं। परीक्षा में कई बार अपवाद से ले लेते हैं और हम सारी संधि को पढ़ लेते हैं और फिर हम समझ नहीं पाते कि ये कौन सी संधि का उदाहरण आ गया। आप बैठाना चाहोगे, किसी भी संधि में नहीं बैठ रहा, तब आप इतना ध्यान रखें कि कौन से नियम में कौन से वर्ण कौन कौन से आ रहे हैं, उसको वही संधि का नाम देना है। जैसे दंतोष्ठे, एक शब्द है दंतोष्ठे, दंतोष्ठे ऐसे लिखते हैं दंतोष्ठे। अब देखो संधि करो आप, तो दंत धन ओष्ठे, और ओष्ठ ऐसे ही लिखते हैं। अब इसमें हमने क्या देखा? इधर तो अ है और इधर ओ है, बस यही आपको कहेगा कि ये वर्दी संधि है। अब इसके नियम के अनुसार तो औ बनने चाहिए था, लेकिन औ नहीं बन करके ओ ही रह गया। तो आप इसको आप गुण संधि में नहीं ले जाएं। गुण संधि इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें अगर ए होता, ऊ होता तो गुण संधि हो जाती, लेकिन इसमें क्या आ रहा है? ओ। अब ओ आते, ओ किसकी पहचान है? वर्दी संधि की पहचान है। ये अलग बात है कि औ नहीं आया, लेकिन अपवाद किसका माना जाएगा? वर्दी संधि का माना जाएगा। इसलिए दंतोष्ठ का इस प्रकार से विग्रह होगा। अधरोष्ठ एक उदाहरण और है, अधरोष्ठ, और अधरोष्ठ ऐसे लिखेंगे। अब इसका संधि कैसे करेंगे? अधर और फिर ओष्ठ। अब इसमें किसका मेल हुआ है? ए का मेल ओ से हुआ, बस यही आपको पहचान दिला देगा। इसका मतलब है ऐसा किसी संधि में नहीं होगा। ए का मेल ओ से किस संधि में होता है? वर्दी में होता है, तो वर्दी संधि है। दूसरी खास बात यह रखनी है कि फिर विग्रह में आपको संधि बनेगी ना इस प्रकार से योग, उसमें ऐसा ही शब्द होना चाहिए। विकल्प में हो सकता है औ भी लिख दें, तो फिर वो आपका उत्तर नहीं होना चाहिए। अब इनके योग से क्या बनेगा? अधरोष्ठ, क्योंकि शुद्ध ऐसे लिखते हैं इसलिए। और एक और शब्द है अंतिम, ये तीन अपवाद हैं इसके। शुद्धोदन, शुद्धोदन ऐसे लिखते हैं, शुद्धोदन। अब देखो हमें पता है पहला शब्द तो क्या हो गया? शुद्ध, और फिर दूसरा शब्द ओदन है, ओदन, शुद्ध धन ओदन। तो इससे क्या बना? इधर तो अ है और इधर ओ है। नियम अनुसार बनना तो क्या चाहिए था? औ बनना चाहिए था, लेकिन औ नहीं बन करके क्या बन गया? ओ बन गया। इसलिए इसको कहते हैं अपवाद। याद करो, हमने प्रौढ़ के संदर्भ में भी ऐसा देखा था। प्रय धन ऊड से प्रौढ़ बनाया, दो मात्राएं लगी है, लेकिन क्या हम इसको इस संधि का उदाहरण मान ले? नहीं, क्योंकि नियम में कौन सी में आ रहा था? गुण संधि में आ रहा था, इसलिए। अब देखिए इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी।
वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि इस प्रकार से हो जाएगी। ये सरल है। ये अपवाद भी आपने देख लिए हैं। अपवाद के संदर्भ में जैसा कि आपको बताया गया है, आप याद रख लोगे कि कौन से नियम से वर्ण आ रहे हैं, बस उस संधि का नाम बताना है। ऐसा नहीं कि शब्द क्या बन रहा है उससे पहचान करें, नहीं, किस किस वर्ण का मेल किससे हो रहा है उसके आधार पर उस संधि का नाम बताना है आपको। और अब देख लेते हैं, क्योंकि 3 संधि हमारी पूरी हो चुकी हैं, कर्मश है, दीर्घ, गुण और वृद्धि। और कुछ उदाहरण उन्हीं में से हम लेके आए हैं, क्योंकि ये प्रश्नोत्तर हम नहीं लाए थे। आज हम देखते हैं इनको। देखो उन्हीं संधि में से आपके सामने, आप भी साथ साथ करते जाएं। वध उत्सव शब्द आ गया, और वध उत्सव ऐसे लिखते हैं, वध उत्सव। अब आपको संधि साथ में पढ़ा रहे हैं तो आपको पता होता है कि तो इसी संधि का उदाहरण है, लेकिन अब 3 में से बताना है कौन कौन सी, दीर्घ, गुण और वृद्धि में से। वध उत्सव तो आपको देखो कुछ भी नहीं पता कि कौन सी संधि का उदाहरण है, तो आपको क्या करना है, इसका संधि विच्छेद करना है। और विच्छेद में देखो आपको पता है कि वधु ऐसे लिखते हैं और उत्सव ऐसे लिखते हैं, और इसका इसी प्रकार से विग्रह होगा, वधु धन उत्सव, इस प्रकार से हो गया। अभी तक आपको संधि का नाम नहीं पता, लेकिन टुकड़े आपने जरूर कर दिए, विच्छेद कर दिया इसका। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है, उ, और ये भी बड़ा है, और यहाँ क्या है, उ, ये छोटा है। इन दोनों के योग से क्या बना है, देखो इधर बड़ा उ, ये बना है। अब ये आपको बताएगा कि कौन सी संधि का उदाहरण है। ऐसा आपको मैंने पढ़ाया था पहले, तो आप याद करो कौन सी संधि का है। बिल्कुल आप पहचान गए हैं, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। याद करो, यही बताया था ना, समान स्वर, ये समान स्वर है कि योग से दीर्घ स्वर का निर्माण होना ही दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। इसलिए वध उत्सव का संधि विच्छेद होगा वधु धन उत्सव, और संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। ऐसा ही देखो गणेश, ये वो उदाहरण है जो उस समय मैंने आपको नहीं बताए थे, गणेश। अब देखो इसका टुकड़े करो, संधि करो, इसकी विच्छेद करो, तो आप क्या करेंगे, गण और फिर ईस, ईस ऐसे लिखते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ईस यानी भगवान। तो गणेश का संधि विच्छेद हो जाएगा गण धन ईस। अब देखो किसका योग किससे हो रहा है, यहाँ अंत में क्या है, ए, और यहाँ क्या है, ई। अब इन दोनों के योग से क्या बना है, ए, ऐसा ही बना है ना। अब ये कौन सी संधि का नियम आता है, जिसमें हमने पढ़ाया था कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ए या आ होगा और बाद में ई होगा। तो ये गुण संधि में बताया था हम, किसमें, गुण। इसलिए कौन सी संधि का उदाहरण हो गया, गुण संधि का उदाहरण हो गया। अब आपसे पूछे गणेश में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गण धन ईस होगा। बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। आगे है साक्षर। बिल्कुल नहीं घबराएं, शब्द को तोड़ने का प्रयास करें जब संधि के लिए कहा गया है। साक्षर तो इसका मतलब है स और धन अक्षर, इस प्रकार से बना है। अब इसमें अंत में क्या है, ए, पता है ना आपको, स ए दोहनी अंत में है, और आगे भी ए है, और बना क्या है, ये इसमें देखो आ बन गया। बिल्कुल कौन सी संधि, दीर्घ संधि। समान स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर का निर्माण होता है, तो वो कौन सी स्वर संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि। साक्षर का संधि विच्छेद हो जाएगा स धन अक्षर, इस प्रकार से। आगे लिखा है रविंद्र, और रविंद्र ऐसे ही लिखेंगे, ये याद रखें सब शुद्धि में, रविंद्र। अब इसका संधि विच्छेद करो, बिल्कुल रवि तो ऐसे लिखते हैं, रवि यानी सूर्य, और इंद्र ऐसे लिखेंगे, इंद्र में ई छोटा आएगा। अब देखो यहाँ क्या है, ई, और यहाँ भी क्या है, ई, और इन दोनों के योग से क्या बना है, बड़ा ई। ये तो हमारी संधि कहती थी, देख लो रविंद्र। इसलिए रविंद्र तो लिखना है तो ई बड़ा ही आएगा। क्यों आएगा, देखो छोटा ई और छोटा ई दो बार मिलकर के एक बड़े दीर्घ का निर्माण करते हैं, इसलिए रविंद्र ऐसे, और विच्छेद करेंगे तो रवि धन इंद्र, इस प्रकार से हो जाएगा। और देखो वीरांगना,
पहली बात तो वीरांगना शुद्ध ऐसे लिखते हैं, अर्थ तो आपको पता होगा, जो स्त्री वीर है उसको वीरांगना कहते हैं। यानी पुरुष वीर का विलोम शब्द पूछे तो वीरांगना, किस प्रकार से उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो वीरांगना होगा। वीरांगना, अब इसका टुकड़े करो, कहाँ से टुकड़े हो सकते हैं, कौन कौन सी संधि है उसमें, किस प्रकार से हो सकते हैं, दो शब्द कौन कौन से हैं उनको पहचान करनी है। तो हम देखेंगे वीर, एक शब्द तो निकल गया वीर, और फिर निकल गया अंगना। अंगना ही होता है, और अंगना यानी स्त्री होता है। वीर स्त्री, वैसे तो इसका अर्थ ये हो गया, वीर तो वीर होता है और अंगना स्त्री को कहते हैं। तो वीर धन अंगना। अब देखो किसका मेल हुआ है, ए का मेल हुआ इधर तो, और उधर भी ए है, और बना क्या है, आ बन गया, क्योंकि ए और ए से मिलकर के आ बनता है, और आई बनाया। देख लो आप, यहाँ भी रही था लेकिन यहाँ क्या हो गया, रा हो गया, वीरांगना, और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। तो वीरांगना का संधि विच्छेद हो जाएगा वीर धन अंगना, इस प्रकार से। यह महत्वपूर्ण है। और देखो बुर्जा, ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है, बुर्जा। अब इसका संधि विच्छेद करना है। अब देखो, तो भू यानी धरती, तो भू ऐसे ही लिखेंगे, ऊ की मात्रा बड़ी आएगी। अब ऊर्जा कैसे लिखेंगे, ऊ बड़ा आता है इसमें, ऊर्जा। यही तो बना है, भू और ऊर्जा से मिलकर भुर्जा बन गया। कैसे बना है, यहां देखो, अंत में क्या है, ऊ है, और वो भी बड़ा है, और यहां भी क्या है, ऊ है, और वो भी क्या है, बड़ा है। दोनों समान स्वर मिलकर के दीर्घ का निर्माण करते हैं, तो बड़ा ऊ बनेगा, इसलिए संधि का नाम है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, इस प्रकार से नाम होगा। अब इतना पता होना चाहिए, भू यानी भूमि है, धरती के लिए ऊ बड़ा ही आता है, और ऊर्जा में भी ऊ बड़ा आता है, बस। फिर तो आप बता सकते हो। बाकी को तो हमने बदला ही नहीं है, देख लीजिए, रे भी वो अपने स्थान पर है, जय भी अपने स्थान पर है, बस इन दोनों का योग करके हमने पहचान लिया और संधि कर दी, भूर्जा। और देखो आगे, सादर करो, संधि कीजिए सादर की, बिल्कुल, से धन आदर। अब अदर तो नहीं करोगे ना आप, आदर ही शब्द है और उसी से बनाया सादर, से धन आदर। अंत में क्या है, ए, और आगे क्या है, आ। दोनों के योग से क्या बनेगा, आ। अगर ये भूल भी जाएं तो यहां देख लें, आ बन गया। अब देखो कौन सी संधि हुई, दीर्घ स्वर संधि हो गई, दीर्घ स्वर संधि। बस इतना आसान है। 3 संधियां अगर कर्म से आप पढ़ते हैं और एक को समझ करके आगे वाली पर जाते हैं, तो निश्चित रूप से संधि के सारे भेद उपभेद आप पूरे कंठस्थ कर पाते हो। लेकिन अगर ये कड़ी ये टूट जाती है तो फिर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जैसे कि पहले हमने पुनरावृत्ति कर ली है, अभी तक 3 संधियां पढ़ी हैं, तीनों को अच्छी तरह तैयार करो। आगे वाली थोड़ी हट के आने वाली है, थोड़ी अलग प्रकार से आने वाली है, और किस प्रकार से आने वाली है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही है, अगली वाली क्लास में फिर आगे संधि का प्रकार लेकर आएंगे। धन्यवाद।